गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना चाहेंगे। लास्ट क्लास में बात तो हमने की थी कि भैया सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो कैसे उसकी एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। इवन जो लास्ट हमारा न्यूमेरिकल था वो भी बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट था सैटेलाइट लॉन्चिंग को, और सैटेलाइट को वापस लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, कैसे करना होता है। अब बात यह है कि सैटेलाइट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऐसी बॉडी जो अपने से ज्यादा मास वाली बॉडी के चारों तरफ चक्कर लगा रही हो उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट इज अ नेम गिवन टू ए बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड ए कंपैरेटिवली हैवियर मास। सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं एग्जांपल के लिए यहां पे लेता हूं। सपोज ये मेरे पास यहां अर्थ का कॉन्सेप्ट, ये मान लीजिए अर्थ का कॉन्सेप्ट। अब अर्थ का मास मून से ज्यादा है, सब लोग जानते हैं, और मान लीजिए मून जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो एब्सोल्युटली मून विल बी टर्म्ड एज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब दूसरी तरफ एक और भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि मान लीजिए आपका यहां पे क्या है, ये सन है। अब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो एग्जैक्टली अर्थ इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। मून जो है वो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रहा है, तो ऑल्सो वी मे से कि मून इज अ सैटेलाइट ऑफ सन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि भैया यहां मून अर्थ के चारों तरफ भी लगा रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ लगा रही है, तो हम लोग इनको फिर एक अलग नाम दे देते हैं, दैट इज प्लैनेट। ठीक है, तो प्लैनेट भी अपने आप में एक सैटेलाइट ही है, कंपैरेटिवली हैवियर मास का। तो अर्थ का सैटेलाइट है क्या, मून, और सन का सैटेलाइट क्या है, अर्थ। तो आई होप सो क्लियर आपको हो गया होगा। अब डिफाइन की बात है तो डिफाइन हमने याद रखी है। सैटेलाइट इज अ बॉडी विच कंटिन्यूअसली रिवॉल्व ऑन इट्स ओन अराउंड ए मच लार्जर बॉडी इन ए स्टेबल ऑर्बिट। यहां पे ये बात और ध्यान से देखनी है कि जो सैटेलाइट की ऑर्बिट है वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बार बार वो अपनी ऑर्बिट को चेंज कर रहा है, बार बार अपने पाथ को चेंज कर रहा है, हमेशा उसी पाथ से क्या करेगा, वो रिवॉल्व करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैटेलाइट कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब सैटेलाइट के टाइप्स की बात करें, देखिए पहले हम नेचुरल सैटेलाइट को पढ़ लेते हैं। भैया नेचुरल सैटेलाइट वो हैं जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हुए हैं, जस्ट लाइक मून। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैन मेड कह सकते हैं। आर्टिफिशियल को क्या कह सकते हैं, मैन मेड। भाई बहुत सारे, जैसे आर्यभट्ट है, स्पुतनिक है, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया अपने पर्पस के लिए, अर्थ के चारों तरफ घुमा रहा है। दे आर टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं और नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम लोग नेचुरल मैन-मेड सैटेलाइट भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है हमारी लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है, ये इस फिगर की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा आसान सा प्रोविजन है डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं। मैं अर्थ से कोई सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, समझिए। मान लीजिए ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ की अपनी रेडियस स्मॉल आर है, वो कैपिटल आर है, ये इसका सेंटर है, सरफेस में मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, अपने सैटेलाइट को लेता हूं, एक सर्टेन वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करता हूं वर्टिकली अपवर्ड। जब ये एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है तो इसको मैं घुमा देता हूं, यानी पहले अगर ये वर्टिकल जा रहा था तो अब इसको हॉरिजॉन्टल बना देता हूं, और हॉरिजॉन्टल बना करके एक सर्टेन वेलोसिटी प्रोवाइड करके छोड़ देता हूं। होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, सर्टेन वेलोसिटी से अगर मैंने सैटेलाइट को यहां पे हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया तो इसका पाथ होगा प्रोजेक्टाइल। हाफ प्रोजेक्टाइल आपको याद है, आपने पढ़ रखा है। तो ये क्या करेगा, अपने एक पाथ पे कंटिन्यूअसली फॉल करेगा। जब कंटिन्यूअसली फॉल करेगा तो कहां आएगा, अर्थ की सरफेस पे आएगा। लेकिन आप सबको पता है अर्थ भी तो सन के चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ अपना प्लेस छोड़ करके आगे बढ़ जाती है। अल्टीमेटली ये सैटेलाइट कभी भी अर्थ के सरफेस को टच नहीं कर पाता और ये हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अब कोई बच्चा पीछे से कहेगा नहीं सर, हम तो छत पे जाकर के अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं वो तो अर्थ पे आ जाती है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, आएगी,
क्यों आएगी? क्योंकि आप जिस सर्टेन हाइट पर जाकर के ये काम करना चाहिए थे नहीं कर पाते हो। दूसरी बात, आप जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो अपनी बॉडी को, वो भी कंपैरेटिवली काफी कम होती है, इसलिए ये सरफेस पे गिर जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां हमने डायग्राम में दिखा रखा है कि एक सर्टेन हाइट से कम वेलोसिटी की सरफेस पे गिर गया, सर्टेन हाइट से और थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाई, थोड़ा दूर जाके गिरा, और थोड़ी वेलोसिटी बढ़ाई तो सी पॉइंट और दूर जाके गिरा। लेकिन अगर हमने एक एप्रोप्रिएट वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी तो अब अर्थ यहां से हट जाएगी और ये अर्थ के सरफेस पे कभी भी आकर के नहीं गिरेगा। जिस पाथ पे ये घूम रहा है इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, और हर सैटेलाइट की अपनी ऑर्बिट कैसी होती है? स्टेबल होती है। उसी ऑर्बिट के अंदर ऑलवेज ये घूमेगा। तो आई होप सो सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है वो आपकी समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार आपको रिव्यू देता हूं। आप सैटेलाइट को एक सर्टेन हाइट तक ले जाओगे, हाइट पे ले जाकर के इसको 90 डिग्री घुमा दोगे। पहले वर्टिकल जा रहा था, फिर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल उसको एक सर्टेन वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे। अब सर्टेन वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, किस हाइट पर ले जाकर के छोड़ना है, डियर स्टूडेंट्स परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज की ही क्लास में हम ये सारी चीजें मैथमेटिकली आपको निकाल के देंगे कि अगर सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो किस वेलोसिटी से मेरे को प्रोजेक्ट करना चाहिए, इवन किस हाइट पे ले जाके प्रोजेक्ट करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, तो ये सब बातें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आई होप सो आपको सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट क्लियर हो गया। अब ये बात तो थी समझने की, आपने समझ तो लिया, लेकिन अब एग्जाम में कैसे लिखोगे बच्चों? एग्जाम में आप लोग लिखोगे जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है वैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मैं डिक्टेट करने की तो जरूरत महसूस नहीं करता, मैंने समझा दिया है। आप ये डिक्टो अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हो। इसमें से थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो चीजें हमने यहां अलग कलर से हाईलाइट की हुई हैं, इन चीजों को आपने अपने क्वेश्चन के आंसर में जरूर जगह देनी है, जरूर लिखना है और कोशिश करनी है कि इनको आप भी अंडरलाइन करके। चलिए डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की डिफाइन हमने ऊपर दे रखी है, अब मैं आपको नीचे एक्सप्लेन कर देता हूं और इसके लिए क्या करता हूं, एक्सप्रेशन भी निकाल के देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, नाम से ही पता लग रहा है भाई, हर सैटेलाइट की अपनी एक स्टेबल ऑर्बिट होगी। उस स्टेबल ऑर्बिट के अंदर जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट मूव कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, वही इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। तो डेफिनेशन हम लोग पहले ही दे रखी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बात एक ही है, ये जो v नॉट है, आप जो भी वेलोसिटी यहां से दोगे उसी वेलोसिटी से ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। डियर स्टूडेंट, दो तीन बातें और भी ध्यान देने की है। सैटेलाइट ऑलवेज अंडर इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। सैटेलाइट हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है, कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर सैटेलाइट नहीं होगा। सैटेलाइट हमेशा फ्री फॉल करता रहता है। सैटेलाइट को घूमने के लिए बाहर से कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। वो एनर्जी कहां से लेता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लेता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी रिवॉल्विंग सैटेलाइट का एनर्जी सोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमेशा सैटेलाइट फ्री फॉल करता रहेगा। अब नो डाउट जब सैटेलाइट फ्री फॉल करेगा तो उसके अंदर मास लेसनेस कंडीशन वाली होगी। मैं ये सब बातें पहले भी आपको करा चुका हूं। तो डिस्टेंस ऑर्बिटल वेलोसिटी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब इस डायग्राम को देखते हैं। ये हमने अर्थ ले लिया, अर्थ की सरफेस तक का जो रेडियस है वो कैपिटल आर हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। अब सरफेस से जो भी हाइट सैटेलाइट की मैं दे रहा हूं उसको मैंने स्मॉल h दे रखा है, लेकिन मुझे अपने सारे फॉर्मूलों में कहां से डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है? सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। तो ये हो गया मेरे पास r प्लस एच। अब कुछ बुक्स इस r प्लस एच को स्मॉल r से भी डिनोट करती हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज डियर स्टूडेंट्स। मैं तो यही कहूंगा हमेशा आप r प्लस एच ही यूज करें तो आपको आसानी रहेगी और मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। तो अब मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, कितनी आसानी से निकाल पाते हैं हम लोग।
ये सारा वेरिएबल डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल को लेकर के। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बेसिक प्रिंसिपल से ही इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करूंगा। आप सबको पता है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो क्या होता है बच्चों, टुवर्ड सेंटर एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है, अवे फ्रॉम सेंटर एक सेंटीफिगल फोर्स लगता है। सेंटीफिगल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है, सब जानते हैं। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो सेंटीपिटल फोर्स होगा, दैट इज कैपिटल Gmm/r²। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट। अब ये स्मॉल r और स्मॉल r वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। क्या स्मॉल r है बेसिकली कैपिटल R प्लस H। तो आप नॉर्मल वे में mv²/r Gmm/r² लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको Gmm/r प्लस H का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो आपका सेंटीफिगल फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो आप लोग प्लेस कर सकते हैं। कहां से, यहां से, दैट इज mv²/r। तो डियर स्टूडेंट्स, ये f² की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है Gmm/r²। ये स्क्वायर रूट यहां नहीं होना चाहिए, मैं हटा देता हूं, या फिर आप इसे f² लिख सकते हैं, डजंट मैटर, जैसी जरूरत हम लोगों को होती है वैसे हम लोग करते हैं। तो मैं स्क्वायर रूट यहां से हटा ही देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए, मैं बाद में करूंगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट यहां पे नहीं लगाना है। आपने सेंटीपिटल फोर्स को सेंटीफिगल फोर्स के बराबर प्लेस करना है, और ये स्टेप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये जस्ट आपको ये पुट करना है सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट के अंदर। तो आप क्या करेंगे, सेंटीफिगल फोर्स mv²/r, r की जगह पे r प्लस h बराबर होगा सेंटीपिटल फोर्स के, दैट इज Gmm/r प्लस h का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप देखेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल m से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां मैं देखता हूं कि v0, जिसे मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कह रहा हूं, दैट इज कैपिटल Gm/rh मेरे को मिल जाती है स्क्वायर रूट के अंदर। यहां से एक बात देख सकता हूं कि सैटेलाइट का मास कुछ भी हो, डजंट मैटर। अगर ज्यादा मास है तब भी उसको इतनी वेलोसिटी चाहिए, कम मास है तब भी उतनी वेलोसिटी चाहिए। किस किस बात के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नो डाउट, जिस मास के चारों तरफ वो घूम रहा है उस मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो अर्थ का मास मेरे को यहां कंसीडर करना है। कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और अर्थ की सरफेस से, अब अर्थ की सरफेस कहां से काउंट करेंगे, सी लेवल से। जो भी समुद्र का लेवल है वहां से हम लोग सरफेस को काउंट करते हैं। तो सरफेस के ऊपर जो भी हाइट है दैट इज h। तो आई होप सो v0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट कैपिटल Gm/rh आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसको भी मैं मैनिपुलेट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरे पास होता है कैपिटल Gm/r²। मैं यहां से Gm को निकालूंगा, दैट इज gr²। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे ही वैल्यू मैं प्लेस करता हूं इस Gm की जगह पे, तो मेरे को ये मिल जाता है r²√G/r प्लस h। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। इवन दैट यहां पे स्मॉल g आ रहा है, तो आप स्मॉल g को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी कंप्यूट कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूं। देखिए, कैपिटल स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल Gm/, मैं ये कहूंगा r प्लस h का होल स्क्वायर। आपने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। अब इसको अगर मैं मास को कंसीडरेशन में लेता हूं तो मास के लिए मेरे को कॉन्सेप्ट डालना होगा क्या, 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी। तो डिस्टेंस मास की ये वैल्यू डाल करके मैं कहीं ना कहीं g की वैल्यू बात कर सकता हूं। वैसे मेरे नॉर्मली क्वेश्चंस जो स्मॉल g के टर्म्स में मेरा फॉर्मूला आता है इसी से डन हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। आप जो है इन्हीं फॉर्मूलों से अपना काम चला सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आगे बढ़ता हूं। v0 को मैंने यहां सेपरेट किया, किसके लिए, एक पर्टिकुलर केस के लिए। क्या है वो पर्टिकुलर केस, ये है व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ। यानी जो मेरा सैटेलाइट है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए सैटेलाइट है और वो बिल्कुल सरफेस के नजदीक है, अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नजदीक है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में क्या होगा,
देखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए अर्थ जिसका रेडियस था r और ये था हमारा ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, इसकी हाइट थी h, कहां से? सरफेस से। अब अगर मैं पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करता हूं, और कैसी ऑर्बिट? जो बिल्कुल अर्थ के नजदीक नजदीक से है, बिल्कुल अर्थ के पास में, तो वहां पे क्या हो जाएगा? h मेरा अप्रोच करेगा 0 को, हाइट मेरा बिल्कुल नजदीक होगा, छोटा सा होगा r के कंपैरेटिवली। तो I में सिंपली रिप्लेस r प्लस h इक्वल्स टू r। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही मैं इसको डालता हूं तो मेरे को कॉन्सेप्ट मिल जाता है ये वाला। अब हिप्नोटाइज मत होना, इसमें डाल लो, यहां से ज्यादा आसानी से दिख जाएगा, यहां से भी दिखेगा, यहां पे ये r बाहर दे रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो दोनों ही चीजें हैं। मैथमेटिक्स में थोड़ा कमजोर हाथ होता है तो कई बार बच्चे थोड़ा जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्थ की बात करता हूं। अर्थ के लिए निकाल लेता हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऐसे सैटेलाइट के लिए जो बिल्कुल अर्थ के सरफेस के नजदीक घूमता है। तो g की वैल्यू मैंने डाली, r की वैल्यू मैंने डाली, और ये आ गया 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मुझे कोई सैटेलाइट बिल्कुल अर्थ की सरफेस के नजदीक घुमाना है तो उसको ये वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक थोड़ी सी हाइट पे जाकर के। अब जो क्वेश्चन था आप लोगों का कि सर हम तो अपनी छत से ले जाकर के किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, वो तो अर्थ पे गिर जाती है। बिल्कुल इसलिए गिर जाती है कि आप अगर अपनी छत पे जाकर के किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हो तो ये 7.92 किलोमीटर पर सेकंड नहीं देते हो, आप बहुत कम वेलोसिटी देते हो। अब अगर पॉसिबल है कि आप जो है छत पे जाकर के 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हो, तो निश्चित रूप से वो सैटेलाइट बन जाएगा, अर्थ की सरफेस पे कभी नहीं गिरेगा और अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए, मैं पहले इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट करना चाहूंगा, डिस्क्रिमिनेट करने के बाद फिर हम लोग निकालना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 मार्क्स में आपके 11th के एग्जाम में 100% नहीं तो भैया 99% आता ही आता है। चलिए देखिए क्या है ये। सपोज अर्थ, अब अगर मैं यहां पे मान लूं अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड का एंड, अगर किसी बॉडी को इस फील्ड से बाहर फेंकता हूं, जो वेलोसिटी मुझे चाहिए दैट इज एस्केप वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं इसी बॉडी को अर्थ के चारों तरफ घुमाना चाहता हूं, ऑब्वियस है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगी तो फिर नहीं घूमेगी, फिर तो वो निकल जाएगी। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर अगर मैं इसे कहीं भी घुमाना चाहता हूं, सैटेलाइट बनाना चाहता हूं, इसकी वेलोसिटी को मैं कहता हूं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों में अंतर आपको क्लियर हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है, बहुत आसान सा काम है। रिलेशन निकालने के लिए दोनों का फॉर्मूला आपके पास में है, आप फॉर्मूला उठाओ, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखो, रिलेशन आ गया। चलिए, escape velocity we have computed square root 2gr, orbital velocity we have computed square root gr, दोनों को आपने डिवाइड किया, स्क्वायर रूट के बराबर आपका रिलेशन आ गया। दैट इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। लेकिन ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है? कि जो सैटेलाइट है वो हमारा एग्जैक्टली नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके लिए हम लोगों ने इसको कंप्यूट किया हुआ है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की। अब ये देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या है। अब भैया सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट या किसी हैवियर मास के चारों तरफ घूमेगा तो पूरा चक्कर लगाने में उसको कुछ टाइम भी लगेगा। जब पूरा चक्कर लगाने में टाइम लगेगा तो उसी को मैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कहूंगा। डियर स्टूडेंट, टाइम निकालना बहुत आसान सा काम है। कैसे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? नो डाउट ये सर्कमफ्रेंस है, तो बच्चों मैं निकाल देता हूं। सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई r प्लस h। यहां पे r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। h जो भी आपने हाइट ले रखी है, कम ले रखी है, ज्यादा ले रखी है, लेकिन आपको डालनी है, अपॉन में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट घूम रहा है। भाई हर पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, वही वेलोसिटी आपको डालनी है। तो t इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h अपॉन में v नॉट, वेयर v नॉट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, हर ऑर्बिट के लिए टाइम पीरियड फिक्स होगा, हर ऑर्बिट के लिए उसकी रेडियस फिक्स होगी, हर ऑर्बिट के लिए
उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फिक्स होगी। तो हम लोगों ने यहां से टाइम पीरियड निकालना सीख लिया। अब देखिए टाइम पीरियड को हम कैसे एग्जामिनेशन में लेके आएंगे अगर हमसे पूछा जाता है, तो जरा देखते हैं। डायरेक्शन देखिए, सेम कॉन्सेप्ट भी दिया। ये रहा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में, सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट ओवर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हमने वैल्यू डाली। अब दोनों को वैल्यू को अगर मैं डालूंगा तो डियर स्टूडेंट्स मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब देखो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में टाइम मैं खराब करूं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, आप इसमें ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो फिर मैं उसे आपको करके दिखाता हूं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आई होप सो किसी ने कोई क्वेरी डाली नहीं है, चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं है, सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन ये क्लियर हो गई है। तो मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। इस कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सा और भी एनहांस कर सकते हैं। हमारे पास स्मॉल जी आ रहा था, हम सबको पता है कि जहां भी स्मॉल जी आता है तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी प्लेस कर सकते हैं। डेंसिटी कैसे प्लेस करेंगे मैं फिर एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, बाकी बहुत पुरानी चीज है, कोई नई चीज नहीं है डियर स्टूडेंट्स। रोट मेमोरी में जाएंगे तो ये आपको परेशान करेगा, बाकी तो बहुत आसान सा केस है। देखिए स्मॉल जी हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब मैं इस मास को क्या लिख लेता हूं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी लिख लेता हूं, अपॉन में आर स्क्वायर था ही। अभी आर स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपका स्मॉल जी जो है वो क्या आ जाएगा कैपिटल जी 4/3 पाई आर इंटू डेंसिटी रो। तो डियर जहां भी मेरा स्मॉल जी आ रहा है मैं उसकी जगह पे ये चीज रिप्लेस कर सकता हूं। ऐसा करने से मेरे को बेनिफिट ये हो जाता है कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी मेरे को फॉर्मूला मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो है वो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखता हूं तो डायरेक्टली ये मिल जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से समझिए, बेसिकली हम इतने सारे फॉर्मूले पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए सीबीएसई के लिए बिल्कुल कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सारे फॉर्मूले रख के जाओ, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भैया, इतना टाइम आपको एडुकेट मिलता है कि कोई न्यूमेरिकल भी होगा ना तो उसमें एक के बाद दूसरा तीसरा आप कॉन्सेप्ट डाल करके वहां तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे, खूब आराम से हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मान लीजिए सेम थिंग आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो, सेम थिंग बच्चों अगेन कह रहा हूं सेम थिंग, ये सब बेवकूफ बनाते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अलग होती है, ये होता है, कुछ नहीं होता अलग, यही अलग होता है कि आप एक ही चीज को 10 अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हो और वो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया, डेंसिटी के टर्म्स में भी दे दिया। अब अगर आपको ये डेंसिटी का फॉर्मूला ब्रेन में आपके में पड़ा हुआ है, याद है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आप करोगे डेंसिटी वाला, इसमें वैल्यूज डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 2-3 चीजें मस्ट हैं।
नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना, सारे फॉर्मूले दिमाग में रखना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट के साथ साथ सही होना, क्योंकि जहां जहां आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलती करोगे, गलती करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी आपको 4 ऑप्शन के अंदर मिलेगा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा मेरा आंसर गलत हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की जो एलिमेंट्री कैलकुलेशंस हैं वो तो बिल्कुल पक्का आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर वहां थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो कॉम्पिटिटिव भूल जाओ, सीबीएसई में जरूर ले आओगे 90-95 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई में आ जाएंगे 95, लेकिन कॉम्पिटिटिव में तभी आएगा जब आपकी एलिमेंट्री कैलकुलेशंस बिल्कुल फास्ट हैं, आप अटेंटिव हैं, कोई गलती आप नहीं कर रहे। कंटेंट वही है, 95 वाले ने जितना कंटेंट पढ़ा है उससे ज्यादा बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दैट्स द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर मेरे को निकालना है तो हाउ वी मे कंप्यूट इट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। टाइम पीरियड का ये कांसेप्ट हम लोगों को मिलके आ गया। अब इसमें अर्थ के लिए मेरे को निकालना है h = 0 कंसीडर करते हुए, अगेन इट्स अ स्पेशल केस। कोई सैटेलाइट है जो बिल्कुल अर्थ के नजदीक ही घूम रहा है, हाइट जो है वो हमने क्या ले रखी है, 0 ले रखी है, बिल्कुल अर्थ के। देखिए अब 0 का मतलब ऐसा नहीं है कि आप समुद्र के सरफेस पे इसको घुमाओगे, भैया रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली हाइट 0 है। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है सबको पता है, देखो जो कैपिटल R आप लोग कंसीडर कर रहे हो वो होती है कितनी, 6400 किलोमीटर। अब 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में अगर 100 मीटर ऊपर आप सैटेलाइट घुमाते हो तो नेग्लिजिबल हो गया, तो नो डाउट आप h को क्या करोगे, 0 ही कंसीडर करोगे। तो टाइम पीरियड अगर आप निकालते हो बिल्कुल नजदीकतम सैटेलाइट का, तो वैल्यूज डालने पे आपको ये आ जाता है 84.6 मिनट। डियर स्टूडेंट्स, इससे कम रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम का कोई सैटेलाइट पॉसिबल नहीं। और यहां से एक बात और भी समझेंगे, क्या पेंडुलम के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, तब भी ये फिगर हमारे काम आएगी। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, वेट करेंगे हम लोग, सस्पेंस बना के रखेंगे उसके लिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड कॉन्सेप्ट मेरा आता है हाइट ऑफ सैटेलाइट का। तो देखिए हाइट ऑफ सैटेलाइट जो मुझे मेजर करनी है उसमें क्लियरली मेंशन करना होगा कि आई एम टेकिंग हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ अर्थ। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप जब भी कॉन्सेप्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, स्मॉल r की जगह पर r+h ही प्लेस करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट अभी ऊपर से निकाल के लाए थे आप, 4π² r+h²। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से क्या कर सकते हैं, ये जो r+h है इसको सेपरेट कर सकते हैं। आपको तो h निकालना है ना, हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालनी है ना, तो हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए आप लोग h को सेपरेट करेंगे। h को सेपरेट करेंगे तो पहले आपने r+h का होल क्यूब सेपरेट किया, ये आ गया। अब आपने इस क्या किया, क्यूब रूट किया। तो जब आप क्यूब रूट करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। आपने h सेपरेट करना था तो इस वाले r को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का r आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलों को याद रखना हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन कैलकुलेट करना बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्या, mv²/r+h = कैपिटल GMM/r+h का होल स्क्वायर। और भी जो होशियार बच्चे हैं वो तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए, यहां से आप सब कुछ निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, h भी निकाल सकते हैं, इसमें भी मास कैंसिल आउट हो गया, सब कुछ निकाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए तो भैया इस मास को चेंज कर देना, वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए तो ये ले लेना। जो की कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि सेंटीपिटल फोर्स सैटेलाइट का सेंटीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग लेते हैं, और सेंटीफ्यूगल फोर्स हमारा क्या होता है, mv²/r होता है। r की जगह पे हम लोग r+h यूज करते हैं। तो इसमें डोंट बी हिप्नोटाइज, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मेरा काम है समझाना और आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर आप मेरी तरह से ऐसे हवा में उड़ा दोगे तो भैया काम नहीं चलने वाला। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, 3-4 बार लिख के देख लो, सब कुछ आपका हो जाएगा।
Then after we are moving towards next concept dear student, that is angular momentum. अब देखिए एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है। क्या होता है भैया एंगुलर मोमेंटम? फॉर्मूला है एमवीआर। एमवीआर फॉर्मूला है तो भैया मेरे पास सब कुछ है, मैं सारी चीजें निकाल चुका हूं पहले ही। एम तो जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का मास है। एम क्या है? सैटेलाइट का मास है। अंदर ये मान लीजिए अर्थ है, कैपिटल एम आता तो वो इसका मास था। आर की बात करता हूं, यहां पे स्मॉल आर हमने यूज कर रखा है, तो ये अर्थ के सेंटर से ऑर्बिट तक की रेडियस है। इसको मैं कैपिटल आर प्लस एच लिखता आया हूं, यहां भी वही लिखूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मास मेरे को सैटेलाइट का पता है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं पहले ही निकाल चुका हूं। आर से मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप ये जो है क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ये आर बच्चों स्क्वायर रूट से बाहर है, ये v की वैल्यू है स्क्वायर रूट के अंदर, m अपनी जगह पे आ गया, v नॉट स्क्वायर रूट gm ओवर स्मॉल r आ गया, और ये r जो है वो इससे बाहर है। तो यहां पे नो डाउट अगर मैं बात करूंगा इसको अंदर ले जाऊंगा तो आप समझते हैं कि अंदर ले जाने पे मेरे को मिल जाएगा कैपिटल जी एम स्क्वायर इंटू आर। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट मिल गया एंगुलर मोमेंटम का। एज सच डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते ही हैं हर एक कॉन्सेप्ट के बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल अगर हो गया तो सारी बातें हमें समझ में आ जाएंगी। तो अगेन ध्यान रखिए, आप लोग यहां पे ब्रैकेट लगा लेंगे जिससे कि ये इस तरह की मिस्टेक ना हो। एन की वैल्यू डालनी है, वी की वैल्यू डालनी है और आर की वैल्यू डालनी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 14 है, बड़ा अच्छा सा है। पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद वैल्यूज डाल करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज गोइंग राउंड अर्थ। ठीक है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, कोई नई बात नहीं। क्लोज टू इट्स सरफेस, बस जैसे ही उसने कहा क्लोज टू इट्स सरफेस, इसका मतलब h इज अप्रोचिंग जीरो। और आप जब क्वेश्चन करोगे तो h इक्वल्स टू जीरो ही आपको प्लेस करना है जैसे ही वो कहता है क्लोज टू सरफेस। What is the time taken by to complete one round given radius of earth equals to 6400 किलोमीटर? Dear students, रेडियस हमें दे रखी है, क्या दे रखी है? कैपिटल R इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, तो 10 टू पावर 3 मीटर। ये आपने प्लेस करना है। चलिए, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ नया काम मुझे करना है। अभी 2 मिनट पहले तो निकाल के दिखाया है मैंने। कितना आया था? 86.4 मिनट आया था। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल सा, सबसे पहले रेडियस मैंने कंसीडर की, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप बिल्कुल अर्थ के सरफेस के नजदीक हो तो आप ये वैल्यू ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v नॉट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो आपके पास स्क्वायर रूट gr होती है, यहां से 7918 मीटर पर सेकंड आप निकाल के दे सकते हैं। टाइम पीरियड की बात है तो सिंपल सा क्या होगा, 2 पाई r सर्कमफ्रेंस ओवर दिस वेलोसिटी। आर रेडियस आपके पास में है ही 6.4 into 10 power 6 मीटर। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही ये वैल्यू डालेंगे बस कैलकुलेशन रह गई, मैथमेटिक्स का काम रह गया, इसमें कुछ फिजिक्स का काम तो बचा ही नहीं, पहले ही हम लोग क्वेश्चन कर चुके। दैट इज, अब कोई बच्चा कहेगा हां सर अभी तो कह रहे थे आप 86.4 मिनट आता है, ये तो आपने 1.4 आवर दे रखा है। हां बच्चे जरा देखना 86.4 मिनट को हम आर में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा, चौथी क्लास में पढ़ के आए थे। ठीक है, घंटे को मिनट में बदलना और मिनट को घंटे में बदलना। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, एनसीईआरटी का ही है। अगेन एग्जांपल नंबर 15, ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दे रहा हूं, आप इसे असाइनमेंट में करेंगे। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम होगी, आपको नहीं आ रहा होगा, देखिए बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी इसमें, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे। अगर ज्यादा बच्चों का व्हाट्सएप मेरे पास आया, कॉल आई, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट क्लास की शुरुआत में इसी न्यूमेरिकल से करूंगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, बाय। हो गया भाई? हाँ, अच्छा।
पहले यहां से हमने सेव किया था कि नहीं किया था यार?